तो सही है, सही है। संख्या है ये, आ जा रही है को। अब ठीक है भैया, तबीयत ठीक है, स्वस्थ है। उस दिन बारिश में भीग गए थे, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, वायरल हो गया था। इस वजह से आप लोगों से रूबरू हो पाए उस दिन, इसके लिए क्षमा पाते हैं। लेकिन संख्या कम दिखता है, थोड़ा जो है तो उत्साहित होता है कहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही समय निकाल के आप लोगों को समय देते हैं। शुरू किया जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब वेट किया जाए, काफ़ी टाइम हो गया, लेट से शुरू भी हो रहा है। तो जिसको आना है वो आ चुका है। ओके ओके। पिछले क्लास में हम लोग जो है बेलमेंट के बारे में डिस्कस करना था। उसके पहले जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा राइट ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि सिक्योरिटी के प्रतिभू के जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के एक ही व्यक्ति के प्रतिभू के श्योरिटी के राइट जो हैं 3 व्यक्तियों के अगेंस्ट मिलते हैं। यानी 3 व्यक्तियों के अगेंस्ट में उसको राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। पहला, मूल ऋणी प्रतिभू को जो अधिकार मिलता है वो मूल ऋणी के उसमें भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है देनदाता का भी मिलता है, ठीक है, जो क्रेडिटर होता है। तीसरा जो है को श्योरिटी, यानी अंशधारक, अंश प्रतिभू या प्रतिभू कर सकते हैं, वो भी जो है के भी अगेंस्ट इसको राइट मिलता है श्योरिटी को। हम लोग इसका चर्चा करते हैं कि क्या है श्योरिटी के क्या क्या राइट है। अक्सर मेंस में पूछा जाता है, पीसीएसजे में भी पूछा जाता है, आगे आप लोगों को एचजीएस में भी पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये सेक्शन जो है स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लें, ठीक है। राइट ऑफ श्योरिटी, अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हो तो प्लीज़ नोट कर लें। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट 3 कॉलम बना लें। फर्स्ट ऊपर कर लें प्रिंसिपल डेप्टर, यानी मूल ऋणी, मूल ऋणी। इसके लिए 2 सेक्शन दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पहला है सेक्शन 140, पहला है सेक्शन 140, देयर आफ्टर सेक्शन 145, ठीक है। दूसरा जो है 45 है। ये किसके लिए है, यानी प्रिंसिपल डेप्टर को, क्रेडिटर को, यानी जो श्योरिटी है, सॉरी जो श्योरिटी है, प्रतिभू है, उसको राइट दिए गए हैं। किसके अगेंस्ट में दिए गए हैं, प्रिंसिपल डेप्टर के, यानी मूल ऋणी के अगेंस्ट में राइट मिला है, ठीक है। वो है सेक्शन 140
और 145। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक शार्ट सिनॉप्सिस आप बना लें कि आपके दिमाग में जैसे मान लीजिए आता है ना कि व्हाट इज राइट, डिस्कस द राइट ऑफ द श्योरिटी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो तीनों के अगेंस्ट में जो राइट श्योरिटीज को मिलती है, श्योरिटी को मिलती है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट, उसी के अंतर्गत पहला पॉइंट होता कि राइट अगेंस्ट द श्योरिटीज। ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट जो राइट है वो श्योरिटी को क्या क्या मिलता है। दूसरा चीज है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। ठीक है, राइट ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट द क्रेडिटर, यानी जो देनदाता है उसके अगेंस्ट में क्या क्या राइट किसको, प्रतिभू को मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए सेक्शन लिख लीजिए 141, सेक्शन 141। ठीक है, अब राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को शेयरर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को शेयरर, अंशधारक, अंश श्योरिटीज कह सकते हैं, अंश प्रतिभू कह सकते हैं, यानी जो पार्ट में जो जैसे मान लीजिए एक मूल श्योरिटी हो गया, अगर 3-4 लोग मिलके एक व्यक्ति की गारंटी ले, एक चीज़ की गारंटी ले, तो को शेयरर यानी किसी भी चीज़ का कई भाग में अगर बांट दिया जाए। इसका को शेयरर का एक छोटा सा उदाहरण देके फिर आगे इसको डिस्कस को बढ़ाएंगे। को शेयरर वो व्यक्ति होता है, जैसे को श्योरिटी वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कहते हैं जैसे श्योरिटी। श्योरिटी मतलब क्या समझते हैं, प्रतिभू, यानी जिसने किसी व्यक्ति के कार्य करने या उधार दिलाने के लिए गारंटी लिया हो कि अगर फला व्यक्ति अगर बैंक का पैसा डिपॉजिट नहीं करता है तो एज ए गारंटर मैं इसको पेमेंट करूंगा, ये हो गया श्योरिटी। अगर वही श्योरिटी संख्या में बढ़ जाए, ठीक है, वही श्योरिटी की संख्या में बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए उस 2 लोग मिलके कहते हैं, नहीं होता है कि बैंक में कहते हैं नहीं 2 श्योरिटी लाइए, ज़्यादा अमाउंट होगा तो कहेंगे 4 श्योरिटी लाइए। ठीक है, अगर चारों श्योरिटी यानी प्रतिभू अगर बैंक में स्टेटमेंट देते हैं कि इन केस ऑफ बैंकरप्सी आई विल पे होल अमाउंट, ठीक है, मैं सभी ऋण को, सभी उधार को क्या करूंगा, पेड करूंगा, पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो अब यहां एक नहीं रहा, एक क्रेडिटर आपका नहीं है, वहां कई सारे क्रेडिटर आ गए, श्योरिटी आ गए, श्योरिटी। तो अगर 4 श्योरिटी बैंक ने मांगा है किसी गारंटी के लिए, किसी लोन के लिए, तो 4 श्योरिटी हो गए ना। अब चारों लोगों का क्या होगा, चारों लोगों की लायबिलिटी होगी। एक व्यक्ति तो कोई श्योरिटी नहीं कह सकता कि नहीं फलाने ने कहा था, अच्छा ए ने कहा था हमसे कि इतना पैसा जो है ऋण इनको दे दिया जाए और हम 4 लोग मिलके देंगे। ए ने कभी नहीं कहा था कि नहीं बी सी डी ई अगर नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा था। उसने सब लोगों की बराबर लायबिलिटी आएगी, तो उसको को शेयरर यानी किसी भी भाग का कई भाग यानी कई व्यक्तियों को अंश के रूप में क्या देना, गारंटी देना, अंश के रूप में उनके हिस्से का निर्धारित करना कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर मान लीजिए वो बैंकरप्ट हो जाता है, अगर वो पैसा देने में असमर्थ हो जाता है, तो उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि फला व्यक्ति का जो पेमेंट होगा, यानी बैंकरप्टी के कारण अगर प्रिंसिपल डेप्टर मूल ऋणी पैसा नहीं चुका पाया, तो उस केस में जो 4 व्यक्ति गारंटर बने थे उनसे पैसा लिया जाएगा और वो पैसा देंगे। ये हो गया को श्योरिटी यानी प्रतिभू जिसने गारंटी ली है। ठीक है, अब हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। पहला राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, सेक्शन 140 एंड 145। दूसरा हो गया राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या राइट्स हैं, ठीक है, श्योरिटी को, वो हो गया सेक्शन 141 हो गया। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट भी है, तीसरा है कि राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट
को श्योरिटी, अगर एक श्योरिटी है, अगर उसने पूर्ण पेमेंट कर दिया तो उसको ये अधिकार दिया जाएगा कि जितने अदर 3 हैं उनसे वो मतलब अपना हिस्सा ले सके, कंट्रीब्यूशन के द्वारा या जैसे भी हो उनसे पैसा ले सकता है। ठीक है, इसके लिए लिख लीजिए, सेक्शन लिख लीजिए 138, सेक्शन 138, ठीक, एंड 146 एंड 147, यानी राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी। ठीक है, को श्योरिटी के अगेंस्ट जो राइट है वो सेक्शन 138, 146 और 147। ठीक है, तो 3 प्रकार के राइट्स जो हैं श्योरिटी को मिलते हैं, प्रतिभू को मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। आगे इसको जारी रखते हुए, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर। ठीक है, जो श्योरिटी के राइट हैं वो प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहला राइट है राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान के जगह पर, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्लेस कर देना, स्थापित कर देना। ठीक है, तो यानी प्रस्थापन कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रस्थापन, राइट ऑफ प्रस्थापन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो श्योरिटी को राइट मिलता है, ठीक है, श्योरिटी को जो राइट मिलता है वो क्या मिलता है कि वो किसी भी प्रिंसिपल डेप्टर से राइट ऑफ सब्रोगेशन के अंतर्गत किसी भी तीसरे व्यक्ति से जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, गारंटी दिलाता है कि फला व्यक्ति अगर पैसा नहीं देता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन इन केस आप उसके जो संबंध, जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को क्या किया, ए ने बी को सी से, सी को, यानी ए जो है बी से सी को 10,000 रुपये दिलाया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं, कौस्तुभ और विवेक हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तो मैं क्या हूँ? श्योरिटी हूँ। मैं कौस्तुभ से कहता हूँ कि विवेक को कुछ सामान चाहिए या पैसा चाहिए, आप जो है कौस्तुभ जी उनको विवेक को दे दीजिए। ठीक, इन केस हमने गारंटी ले लिया और कहा कि अगर वो पेमेंट करने में असमर्थ होंगे तो आई विल पे। ठीक, उन्होंने दे दिया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर वो परफॉर्मेंस कर दिए तो कोई समस्या नहीं, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं किए तब क्या समस्या होगी? इन केस अगर मान लीजिए कि विवेक जो है डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं? हम पेमेंट कर देते हैं, हम एज ए प्रतिभू, एज ए श्योरिटी उनको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, किसको? कौस्तुभ को पेमेंट कर देते हैं। अब जो है विवेक क्या हो गए? प्रिंसिपल डेप्टर थे, अब उनके स्थान पर हम आ गए। ठीक है, अब हमारे जो राइट हैं, अब हमारा क्रेडिटर से कोई लेना देना ना, हमारा किसके स्थान पर? अब प्रिंसिपल डेप्टर से हमारा रहेगा, यानी जो भी अगर सब्स्टिट्यूशन सब्रोगेशन होगा उनके स्थान पर, जो भी लेनदारी देनदारी होगी, तीनों लोगों के बीच में हम बीच में आ गए। अब हमारा जो अधिकार होगा, ध्यान रखिएगा, हमारा जो अधिकार होगा वो क्रेडिटर के खिलाफ भी हो जाएगा और प्रिंसिपल डेप्टर के खिलाफ। हम मध्य में आ गए, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, देखें आप लोग, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, देखते हैं, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि यानी जब कभी पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाती है, कभी चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ तीनों ग्रह हैं एक तरह से मान लीजिए, तो उसी हिसाब से आप इसको अगर मूल्यांकित करेंगे, बैठाएंगे तो एकदम फिट बैठेगा।
ठीक। तो हमारे ये है, देखिए लगता बहुत आसान है लेकिन है बहुत कंफ्यूजिंग। जब आप एक क्वेश्चन लिख के दिखाइएगा हमको, इस पर आप लोगों को मैं चेक करके बताऊंगा कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका जब तक क्लियर इस टॉपिक में नहीं होगा, आप अच्छे से नहीं लिख पाओ। अगर बढ़िया से लिख दिए तो आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। 2-4 सेक्शन है, 1-2 केस ला है, बस इतना ही लिखना है। और अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द सेक्शन इसको डिस्कस कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट सिचुएशन, आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो राइट दिया गया है, राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 के अंतर्गत थर्ड पार्टी को, एक अदर पार्टी के लिए हम श्योरिटी लेते हैं, उसके अंतर्गत हम उनको पेमेंट करते हैं और उनके बीच में आ जाते हैं आफ्टर पेमेंट। तो हमारा जो राइट अब एराइज होगा, देखिए हमारा राइट 2 एराइज हो जाएगा। पहला एराइज हो जाएगा कि क्रेडिटर के खिलाफ हो जाएगा, क्रेडिटर के, और दूसरा जो हो जाएगा प्रिंसिपल डेप्टर, दोनों के बीच में हम आ गए हैं। तो ये सब्रोगेशन यानी बीच में आता है। पहले किनारे थे, आप लोग आदान प्रदान करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट किसका हुआ? विवेक का डिफॉल्ट हो गया, हम बीच में आ गए। क्योंकि कौस्तुभ कहे कि नहीं सर, आपने कहा था कि वो पेमेंट कर देंगे, वो पेमेंट नहीं किए, तो आप दीजिए। अब बीच में हम आ गए, पहले हम किनारे थे, बीच में आ गए। अब हमारा इन दोनों लोगों के खिलाफ राइट अराइज होता है। अगर मान लीजिए वो कहीं गलती से कोई पेमेंट कर दिए हैं क्रेडिटर के खिलाफ, देखिए कैसे हमारा राइट अराइज होगा। अगर क्रेडिटर, जैसे मान लीजिए अभी तो हमारा सिर्फ ये राइट है कि जो हमने गारंटी लिया है, किसका? विवेक का जो गारंटी लिया है कि आप जो है, आपका जितना डिफॉल्ट आपने किया है हम कौस्तुभ को पेमेंट कर देंगे। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कौस्तुभ जो है वो क्या किए, गलती से विवेक को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, जो जिसमें हमारी कंसेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हमारी कंसेंट एकदम नहीं है, और विवेक को पेमेंट कर दिया, कह रहे हैं कि सर वो भी लायबिलिटी आपकी, आपने उनको गारंटी दिया था, हम केवल उतना ही के मालिक हैं, उतना ही पैसा दे सकते हैं, उतना ही ऋण हम विवेक का चुका सकते हैं जितना के लिए हमने सहमति दी है। अगर सहमति के अलावा अगर कौस्तुभ विवेक को पेमेंट करते हैं, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि मैं उनको पेमेंट करूं। यानी हमारी लाइबिलिटी सिर्फ ये है कि विद माई कंसेंट जितना वो पेमेंट किए हैं विवेक को, वही हम देंगे, लायबल होंगे उसके लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो बीच में आ जाएंगे, किनारे थे उसके बीच में आ जाएंगे, तो दोनों के तरफ हमारी राइट लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, राइट अराइज हो जाएंगे, और वहाँ से हम उनको कह सकते हैं कि नहीं, जो भी आपका पेमेंट है वो हमको दीजिए। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, हमारा जो होगा, या तो पेमेंट करें, पेमेंट कराएं, या परफॉर्म करें। ठीक है, यानी या अगर वो पेमेंट कर देते हैं तब तो हमारा राइट खत्म हो जाता है, हमारी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। इन केस अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारी जो लाइबिलिटी है, हमारा जो राइट है कि परफॉर्म करें। परफॉर्म मतलब कि हम उनको, क्रेडिटर को सारे पेमेंट दे दें। किसका पेमेंट? जो बकाया है प्रिंसिपल डेप्टर का, मूल ऋणी का जो बकाया पैसा है वो हम किसको दे दें? क्रेडिटर को दे दें। ठीक है, ऋणदाता को दे दें। उसी फर्दरेंस में, यानी अब हमारी लायबिलिटी जो होगी वो दोनों की तरफ हो जाएगी, और वहाँ पे हम अगर इन डिफॉल्ट ऑफ दैट पर्सन आएगा तो उस केस में हमारी लायबिलिटी बनेगी, हम उसके लिए देनदार होंगे। ठीक है, तो यानी राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, ध्यान रखिएगा, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर में 2 प्रिंसिपल आया, 2 प्रिंसिपल, ध्यान रखिएगा, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर में 2 प्रिंसिपल है। पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन यानी प्रतिस्थापन। दूसरा है राइट ऑफ इंडेमिनिटी, दूसरा है राइट ऑफ इंडेमिनिटी। राइट ऑफ इंडेमिनिटी रिलेटेड टू 145, सेक्शन 145, और राइट ऑफ सब्रोगेशन रिलेटिंग टू 140।
यानी 140 में राइट ऑफ सब्रोगेशन और 145 में राइट ऑफ इंडेमनिटी दिया गया है। ठीक है, अब दोनों राइट हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, किसके खिलाफ मिल रहा है, प्रिंसिपल डेप्टर के। ठीक है, अगर कोई लेनदारी देनदारी रहेगी तो अब मैं मूल ऋणी के स्थान पर आ गया हूं, अब मैं क्रेडिटर से डायरेक्ट संपर्क में रहूंगा। अब वो प्रिंसिपल डेप्टर का काम खत्म हो गया, या हम प्रिंसिपल डेप्टर से जो भी लेनदारी देनदारी क्रेडिटर से हुआ है उसके स्थान पर बीच में आ गए हैं, तो हम क्रेडिटर से को देके हम प्रिंसिपल डेप्टर से वसूल कर सकते हैं। यानी हम प्रतिस्थापित हो गए हैं बीच में। जो पहले किनारे थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ इतना था कि भैया आप इनको कार्य दे, इनको पेमेंट कर दीजिए, इनकी सारी चीज़ें दे दीजिए, जो भी लायबिलिटी बनती है, जो भी इनका डिमांड है हम पेमेंट करेंगे। लेकिन हम जब बीच में आ गए तो उसके खिलाफ अगर ये नहीं पेमेंट करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, तो उस केस में हम अब प्रिंसिपल डेप्टर से वसूल कर सकते हैं। हम क्रेडिटर हो गए, किसके लिए, प्रिंसिपल डेप्टर के लिए क्रेडिटर हो गए, क्योंकि हमने क्रेडिटर का सारा पैसा चुका दिया है, हमने कौस्तुभ का सारा पैसा चुका दिया है। अब जो है हम विवेक से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब कौस्तुभ का इस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनका पैसा मैं चुका दिया हूं और मैं क्रेडिटर के स्थान पर स्थापित हो गया हूं। ठीक है, तो दिस इज ए राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, यानी प्रिंसिपल डेप्टर के खिलाफ श्योरिटी को दो राइट मिलते हैं। पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन, दूसरा है राइट ऑफ इंडेमनिटी। अब राइट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति, राइट ऑफ सब्रोगेशन में वन मोर थिंग मस्ट बी रिमेंबर, इन केस अगर मान लीजिए कि वो डिफॉल्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। विवेक जो हैं क्या है, प्रिंसिपल डेप्टर है, मैं श्योरिटी हूँ, और कौस्तुभ क्या है, कौस्तुभ क्रेडिटर हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्रेडिटर यानी कौस्तुभ का पेमेंट था, विवेक डिफॉल्ट किए, नहीं दे पाए, तो मैं दे दिया, वहाँ पे प्रतिस्थापित हो गया, एज ए कौस्तुभ में आ गया। अब हमारा और किसका बच गया कॉन्ट्रैक्ट, विवेक का बच गया। ठीक है, अब दोनों के लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ट्रांजैक्शन होता है, तो ये है कि जितना मैं कौस्तुभ को पेमेंट किया हूँ वही पैसा मैं विवेक से चाहता हूँ। ठीक, अब समस्या ये आ रही है कि विवेक कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, सक्षम नहीं हूँ। बट इन केस सम प्रॉपर्टी हैज़ बीन होल्ड बाय देम, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी रेफरेंस से अगर उनके पास आ जाती है, ठीक है, कोई संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, कोई संपत्ति ऐसी आ जाती है जिसके वो मालिक हो जाते हैं, बैंकरप्सी होने के बाद, दिवालिया होने के बाद अगर वो मालिक हो जाते हैं, और मुझे पता चलता है कि वो बेचने वाले हैं, ठीक है, उस संपत्ति को, कौन, विवेक जो प्रिंसिपल डेप्टर हैं वो बेचने वाले हैं। अब मैं क्रेडिटर के स्थान पर स्थापित हो चुका हूँ, प्रतिस्थापित हो चुका हूँ, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, तुरंत ये कहूँगा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जो संपत्ति आप बेचना चाहते हैं उसको मैं बेचूंगा और मैं पहले अपना पेमेंट रिकवर करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस संपत्ति को सीज करने का राइट मेरे पास आ जाएगा। एज ए श्योरिटी आई विल होल्ड द राइट ऑफ सीज दैट प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी को सीज करने का पावर मेरे पास आ जाएगा और वो बेच नहीं पाएंगे, बेच के किसी भी प्रकार से उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। इन केस आफ्टर इंसॉल्वेंसी एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन केम टू अंडर द होल्डिंग ऑफ द विवेक, अगर विवेक के होल्डिंग में आता है तो उस किसी भी कंडीशन में वो उसको बेच नहीं पाएंगे, मैं उसको बेचूंगा और जितनी मेरी मतलब पेमेंट किया हूँ कॉस्टों को उतना मैं पेमेंट ले लूँगा। दिस इज ए राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, अब इंडेमनिटी, राइट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत यह है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए वही सेम थिंग है, हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, हम जब प्रतिस्थापित हुए तो किए, लेकिन राइट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, क्षतिपूर्ति। अगर मान लीजिए हम कोई संपत्ति दिए हैं, कुछ दिए हैं उनको,
किसी को पेमेंट किए हैं उनके स्थान पर, तो सीधी सी बात है कि अगर वो पेमेंट किया है तो हम उसका पेमेंट चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा पेमेंट हो जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि नहीं 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 अरे ठीक है हो गया। हम अपने पेमेंट का रिकवर अब राइट पर्सन से करेंगे। राइट पर्सन मतलब प्रिंसिपल डेप्टर से करने का हकदार रहेंगे, ठीक है। और उससे पैसा ले लेंगे, लेकिन कितना लेंगे ध्यान रखिएगा, कितना लेंगे, केवल उतना ही जितना हमने कंसेंट दिया था क्रेडिटर को उनको पेमेंट करने के लिए। जितना हमने कंसेंट दिया था क्रेडिटर को कि आप प्रिंसिपल डेप्टर को इतना पेमेंट कर दीजिएगा या इतना सामान दे दीजिएगा, केवल उतना ही के लिए लायबल होंगे। अगर रांगली, अगर प्रिंसिपल क्रेडिटर जो हैं प्रिंसिपल डेप्टर को, मूल ऋणी को, ऋणदाता मूल ऋणी को अगर पैसा दे देते हैं तो प्रतिभू की कोई लायबिलिटी नहीं है और उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे और उसके लिए हम क्षतिपूर्ति भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। राइट ऑफ इंडेमनिटी हमारा वहाँ पे राइज नहीं होगा। केवल राइट ऑफ इंडेमनिटी वहीं राइज होगा जहाँ हम राइटफुली उनको पेमेंट किए हैं, ठीक है। तो दीज आर द टू राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, यानी दो राइट श्योरिटी के प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट हो गए। अब जो दूसरा आता है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, सॉरी, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। अब राइट अगेंस्ट क्रेडिटर ऋणदाता, जो अधिकार श्योरिटी के राइट किसके अगेंस्ट, ऋणदाता के। अब देखिए यहाँ पर तीन राइट हैं ऋणदाता के खिलाफ, जो प्रतिभू का तीन राइट है। पहला है राइट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट ऑफ सिक्योरिटी, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर में राइट ऑफ सिक्योरिटी पहला, सेक्शन 141, इसमें केवल एक सेक्शन है। देयर आफ्टर राइट ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई होती है मैक्सिमम इसमें, ठीक है। तो इसलिए केवल एक सेक्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम, ठीक है। तो इसमें राइट टू सिक्योरिटीज 141 के अंतर्गत, देयर आफ्टर दूसरा जो है राइट क्या मिलता है इनको, राइट्स ऑफ शेयर रिडक्शन, राइट ऑफ शेयर रिडक्शन। और तीसरा जो है राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ। आप लोग उसमें सीपीसी में पढ़े होंगे, सेट ऑफ किस आर्डर के अंतर्गत आता है, याद है आप लोगों को? सेट ऑफ किस आर्डर में दिया गया है सीपीसी के, एनीवन? ओके, कोई बात नहीं, इसको हम लोग आर्डर जो है 8 के अंतर्गत जब हम रिटेन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसी में ही हम लोग एक काउंटर क्लेम की बात करते हैं और सेक्शन 8 के अंतर्गत, आर्डर 8 के अंतर्गत, यस यस राइट, ठीक है। तो आर्डर 8 के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेट ऑफ जो राइट है वो काउंटर क्लेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जो राइट मिलेगा सिक्योरिटी को किसके खिलाफ, क्रेडिटर के खिलाफ, राइट ऑफ सिक्योरिटी, राइट ऑफ रिडक्शन, राइट ऑफ सेटअप। अब राइट ऑफ सिक्योरिटी का मतलब यह है सिक्योरिटी राइट टू बेनिफिट क्रेडिटर सिक्योरिटी, ठीक है। यानी जो सिक्योरिटी का राइट है वो किसके बेनिफिट में होगा, जो सिक्योरिटी क्रेडिटर की सिक्योरिटी है उसके बेनिफिट में रखा जाएगा, उसके बेनिफिट में माना जाएगा। और इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एंटाइटल होता है, ठीक है, एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। अगर एंटाइटल होता है तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा, उस कंडीशन माना जाएगा कि दैट पर्सन हैज होल्ड द सिक्योरिटी ऑफ अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति की सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। किसके खिलाफ, प्रिंसिपल डेप्टर के खिलाफ होल्ड कर रहा है। ऑन सच बेसिस इट मे बी रिक्वायर्ड टू pursue
दैट थिंग्स, ठीक है। उस क्रेडिटर के लिए क्या करें, श्योरिटी को एंटर करें, यानी जिस टाइम आप श्योरिटी के लिए कार्य करते हो उसी टाइम आपको क्या मिलेगा, आपकी राइट एंड गारंटीज अराइज होगी, ठीक है। और उसी के अंतर्गत ये कहा जाएगा कि जो श्योरिटीज के राइट है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डेप्ट, किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट, ठीक। तो उस कंडीशन में जो रूल ऑफ इक्विटी, ध्यान रखिएगा, दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ इक्विटी, यानी ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने जितना भी पेमेंट किया है, ठीक है, जो भी पेमेंट किया है, आवाज नहीं आ रही है अब आ रही है आप लोगों को आवाज, आपने जितना भी पेमेंट किया है उस पेमेंट में अगर रॉन्ग पेमेंट है तो उसके लिए लायबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरी चीज, अगर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल श्योरिटी को ही आप गला रेत देंगे या क्रेडिटर का ही ले लेंगे, क्रेडिटर से क्लेम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप इक्विटी राइट ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड होगा, उसके अंतर्गत आप साम्या के जो नियम है उसके अनुसार इसको डिवाइड करेंगे और जितनी श्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी की जरूरत थी उसके अंतर्गत आपका पेमेंट हो जाएगा। अब इसमें एक केस लिख लीजिए आप लोग, राइट ऑफ सिक्योरिटीज, ये सेक्शन जो है रूल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है। जो रूल ऑफ इक्विटी रिफर फ्रॉम केस बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, क्रेथोर्न, CRAYTHORNE, क्रेथोर्न वर्सेस स्विनबर्न, क्रेथोर्न वर्सेस SWINBURNE, Swinburne. This is a case, important case, and it has been came from the rule of equity. ये जो केस है रूल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है और जो सेक्शन 141 है इज आल्सो बेस्ड ऑन द रूल ऑफ इक्विटी, यानी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अनवांटेड लाभ नहीं ले सकता है केवल इस आधार पर कि आपने गारंटी दिया था और मैं जितना दिया हूं उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकता है। साम्या का जो नियम है उसके अंतर्गत आपको चलना पड़ेगा। और इसमें कहा है कि एंटाइटल टू एवरी रेमेडी, यानी कौन, श्योरिटी एंटाइटल टू रेमेडी उस रेमेडी के लिए होगा जो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेप्टर को दिया है, केवल उसी के लिए वो एंटाइटल होगा। अगर बिना सहमति के आप अगर उसको दे दिए हैं तो उसके लिए हम लायबल नहीं होंगे। ये 1800 के क्रेथोर्न वर्सेस स्विनबर्न 1807 यानी 1807 का केस है, जिसमें रूल ऑफ इक्विटी को फॉलो करते हुए इस केस का निस्तारण किया गया था और कहा गया था कि द क्रेडिटर, द श्योरिटी इज लायबल ओनली फॉर द सम डेप्ट बाय द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल डेप्टर, केवल उसी सम के लिए लायबल होगा जो क्रेडिटर द्वारा प्रिंसिपल डेप्टर को दिया गया है विद द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी के कंसेंट के अंतर्गत दिया गया है, केवल उसी के लिए वो लायबल माना जाएगा। अब इसमें हम तो राइट ऑफ श्योरिटी, राइट टू सिक्योरिटी पढ़ लिया। दूसरा जो प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर वाले में जो दूसरा प्रिंसिपल है राइट टू शेयर रिडक्शन, राइट टू शेयर रिडक्शन। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई बैंक लोन देता है और कहता है कि नहीं ऐसा है कि 1 करोड़ का लोन है तो कम से कम इसमें 5 श्योरिटी आपको चाहिए, 5 प्रतिभू लाना पड़ेगा तभी आपको 1 करोड़ का लोन दे सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि जो श्योरिटीज हैं अगर 5 श्योरिटी लाए तो उसमें से 5 में से अगर एक व्यक्ति पेमेंट कर देता है, मान लीजिए कि जो
प्रिंसिपल डेप्टर है, जो बैंक से लोन लिया है, वो डिफॉल्ट हो जाता है, वो नहीं पेमेंट कर पाता है, ठीक है, वो नहीं पेमेंट कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यही होगा कि वो कहेगा कि नहीं, अगर वो नहीं पेमेंट कर रहा है तो आप लोग पेमेंट करिए, ठीक है। अब उसमें से एक व्यक्ति पेमेंट कर देता है, अब वो क्या हो जाएगा, वो दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकता है, पेमेंट ले सकता है, या अपना जो होल अमाउंट की गारंटी थी वो शेयर रिडक्शन में आ जाएगा, यानी जितना जिसका शेयर आएगा उसमें वो लोग अपना बांट लेंगे, ठीक है। और उसमें बांट के ये लोग ये भी प्रिंसिपल रूल ऑफ इक्विटी पे आधारित है, और एक बहुत लीडिंग केस है, उसको नोट कर लीजिएगा। दिस राइट ऑफ श्योरिटी इज बेस्ड ऑन केस लिख लीजिएगा, हॉब्सन, HOBSON, हॉब्सन वर्सेस बोस, BOSS, हॉब्सन वर्सेस बोस का केस है, जिसमें ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि अगर कोई भी ऋण है, कोई भी बकाया है एज ए प्रतिभू, अगर उसमें एक से अधिक श्योरिटीज हैं, कई प्रतिभू हैं, तो सबके बीच में क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब बराबर बराबर बांटा जाएगा, बराबर बराबर उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, शेयर बांटा जाएगा कि इतना शेयर आपको देना है, इतना शेयर आपको देना है। अगर 1 करोड़ का है तो उसी हिसाब से 20-20 लाख रुपया करके पांचों लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति दे देता है तो क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, किससे, जो 4 लोग रिमेनिंग हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो वो बैंक को एक व्यक्ति पेमेंट कर दिया, अब वो चारों लोग से ले सकता है, तो वो शेयर ऑफ रिडक्शन के प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। और हॉब्स वर्सेस बॉस के केस में 1871 में चांसरी कोर्ट ने इसको लेट डाउन किया प्रिंसिपल को, और ये बेस्ड है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है जिस पर एक प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है। इलस्ट्रेशन के अंतर्गत इसको होल्ड डाउन किया गया और कहा गया कि अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अगर किसी तीसरे व्यक्ति को कर देते हैं या वो करते हैं, और दोनों में डिफरेंसेज है कि एक कहता है कि नहीं $250 के लिए मैं दे दिया हूँ श्योरिटी बी को, और नहीं ई कहता है कि नहीं मैं जो है इनको $650 के लिए दे दिया हूँ, ठीक है। तो अब 250 और 650 के बीच में जो रिडक्शन होगा वो दोनों में शेयर होगा, उसका रिडक्शन का जो शेयर होगा वो दोनों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। यानी 250 ने तो उन्होंने लायबिलिटी लिया ही था, एक ने कहा नहीं 650 का हम लायबिलिटी लेते हैं, तो अब दोनों के बीच में जो रिडक्शन होगा वो दोनों में बांटा जाएगा, ठीक है। और उसी को कहते हैं राइट ऑफ शेयर रिडक्शन, ठीक है, यानी जो शेयर है उसमें से रिडक्ट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तीसरा जो प्रिंसिपल आता है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर के अंतर्गत, जो तीसरा प्रिंसिपल है वो राइट टू सेट ऑफ है। राइट टू सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कोई एक व्यक्ति काइंडली राइट इट, सेट ऑफ मतलब क्या समझते हैं, व्हाट इज सेट ऑफ, कोई एक व्यक्ति बताए सेट ऑफ मतलब क्या समझते हैं, व्हाट इज सेट ऑफ। कोई व्यक्ति, सेट ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 ऑफ द CPC, ये प्रावधान है कि सेट ऑफ का मतलब एडजस्टमेंट होता है, समायोजित, ठीक है। यानी अगर एक क्लेम है तो उसको दूसरे क्लेम के द्वारा संयोजित किया जाता है, समायोजित किया जाता है। अच्छा ठीक है, इतना है तो ठीक है, आपके पास ये है, हमारे पास ये है, डिफरेंसेस बिटवीन 2 अमाउंट, यस, मतलब समायोजित, इट इज ए डिफरेंसेस नहीं, इट में भी समायोजित, इट मीन्स सर्टेन राइट आई एम होल्डिंग एंड सर्टेन राइट आलोक यू आर होल्डिंग, इट मीन्स द काउंटर क्लेम, ठीक है। अगर काउंटर क्लेम हो गया कि मैं आपको कहा था कि 20,000 रुपया उनको दीजिएगा, आपने ये एडजस्ट ऑफ क्लेम, आपने क्या किया, आपने उनको 60,000 रुपया दे दिया,
तो क्यों दे दिया? हम तो 20,000 के लिए कहते, हम 60,000 नहीं देंगे। अब वहां पर क्या हो गया, अब वो कह रहे हैं कि नहीं आपने कहा था ऐसे हो गया, तो हम 20,000 का, वो 20,000 60,000 का क्लेम कर रहा, हम 20,000 का क्लेम कर रहे हैं। यानी इट इज ए काउंटर क्लेम एंड इट मे बी लास्टली सेट ऑफ। ठीक है, यानी एडजस्ट किया जाएगा और एक बीच का रास्ता निकालते हुए उसको एक मतलब कैलकुलेट करते हुए दोनों के एडजस्ट है, कोर्ट एक निर्धारित कर देगी अमाउंट कि आपको इतना देना है, इतना पेमेंट करना है, आपको इतना सहना पड़ेगा या आपको इनका इतना देना पड़ेगा। यानी एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम जो है हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि उसने कहा कि ठीक है आप जो है इनको जितना रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए हम लायबल नहीं है, हमने कहा था केवल 20,000 का सामान दीजिए, आपने 60,000 का क्यों दे दिया? तो अब 40,000 का जो गैप होगा, यानी 20 तो कंप्लीट हो गया, 20 तो हम कंसेंटिंग दे रहे हैं कि 20,000 देंगे, लेकिन वो करा नहीं, 60,000 देना पड़ेगा आपको। तो काउंटर क्लेम हुआ कि नहीं हुआ? ये मना कर रहे हैं कि नहीं मैं केवल 20,000 दूंगा, मैं 40,000 का नहीं जानता, तो काउंटर क्लेम हो गया। और उस क्लेम के अंतर्गत ये माना जाएगा कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए और उस अमाउंट में डिटरमाइन किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि इतना अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कहते हैं अच्छा ठीक है, ये चीज़ें जो है हम आपको दे देंगे, ठीक है, और इतना पेमेंट हम आपको कर सकते हैं, इसके अलावा हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में ये चीज़ें मान ली जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट अगेंस्ट। अब तीसरा जो राइट है, 3 राइट बताए थे ना, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर और राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी। ठीक है, यानी श्योरिटी को 3 राइट और दिए गए हैं, वो दिया गया है। तीसरा राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज के अंतर्गत 2 राइट दिए गए हैं। पहला राइट है इफेक्ट ऑफ रिलीज अ श्योरिटी, यानी अगर एक श्योरिटी को रिलीज करना है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। को श्योरिटी को रिलीज करना है तो उसके क्या क्या प्रभाव होता है। मान लीजिए 4-5 श्योरिटी हैं, ठीक है, तो उनको रिलीज करना है। ये सेक्शन लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ श्योरिटी 138, सेक्शन 138 के अंतर्गत इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ श्योरिटी के अंतर्गत आएगा। और उसमें इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर कई सारे श्योरिटी हैं, उसमें से एक श्योरिटी को अगर रिलीज करना है तो कैसे होगा, कैसे रिलीज किया है, यानी उस श्योरिटी का जो अंश होगा वो डिटरमाइन करेगा और वो उसको डिस्चार्ज करेगा, उसको पेमेंट करेगा, तभी जाके उसको रिलीज किया जा सकता है। अगर इन केस अगर मान लीजिए वो नहीं डिस्चार्ज करता है तो उसका रिलीज नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ए को, ठीक है, हम ए बी सी डी 4 लोग हैं, हमने ई को, हम चारों लोग मिलकर गारंटी लिए कि जो एफ है, एफ जो है क्रेडिटर है, वो उनको पैसा देगा। ठीक है, उनको, किनको, ई को जितना जो सामान चाहिए, पैसा चाहिए, दे दो। हम लोग कौन, 4 लोग श्योरिटी हैं उसके कि ठीक है 4 हम लोग हैं, अगर कोई डिफॉल्ट होगी तो देख लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कह के मान लिया गया कि ठीक है जो भी डिफॉल्ट होगा हम पेमेंट करने के लिए राजी हैं। अब चारों लोग, ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी, चारों लोग क्या करते हैं, चारों लोग कहते हैं कि ठीक है जो भी डिफॉल्ट हो गया। इनकेस डिफॉल्ट हो गया या नहीं हुआ ये डिपेंड नहीं करता है, उसमें से एक व्यक्ति कहता है, चारों में से ए बी सी डी में से एक कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाऊं, मैं श्योरिटीशिप से बाहर जाना चाहता हूं। अब क्या होगा, अब कई सारी घटनाएं घटित होंगी। अगर ए उसमें से निकला तो पहला तो क्या होगा, क्रेडिटर का राइट होगा ए पर कि भाई आपने भी कहा था कि हम पेमेंट के लिए गारंटी लेते हैं, अगर पेमेंट हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे, अगर नहीं होगा तो हम चारों लोग मिलकर देंगे। अगर मान लीजिए आप निकल जाएंगे तो ये 3 लोग नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, पहला राइट राइज हुआ। दूसरा अब श्योरिटी के बीच में राइज होगा, यानी 3 लोग एक क्लेम करते हैं कि अगर भाई मान लीजिए हम लोग 4 लोग मिलकर गारंटी के लिए कहे थे,
आप अगर निकल जाएंगे तो हम 3 लोग कैसे पेमेंट कर पाएंगे? यानी एक व्यक्ति के निकलने से, रिलीज होने से, बाहर निकलने से, एक सिक्योरिटी के बाहर निकलने से 2 व्यक्तियों के राइट इफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे ये निर्धारित किया जाएगा कि जो भी आपका शेयर है आप उसको परफॉर्म करके, अपना पार्ट परफॉर्म करके जाइए और जितना उनका शेयर होगा एक दूसरे को कंट्रीब्यूट किया जाएगा, एक दूसरे के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक शेयर को तीनों में बांट दिया जाएगा और वो तीनों मिलके उस पूरे को कंप्लीट करते हुए जो क्रेडिटर है उसकी अगर डैमेज हो जाता है, अगर वो प्रिंसिपल डेप्टर नहीं दे पाता है तो वहां पे पेमेंट कर देगा। ठीक है, एक ये हो गया इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। यानी अगर इफेक्ट क्या होगा, 2 इफेक्ट होगा। अगर सिक्योरिटी को रिलीज किया जाता है, कई सारे सिक्योरिटीज हैं और रिलीज किया जाता है, या सिंगल भी सिक्योरिटी है अगर उसको रिलीज किया जाता है तो क्या प्रभाव। लेकिन हमारा क्या है, ये टॉपिक जो है वो राइट अगेंस्ट को शेयरर है, ध्यान रखिएगा, सिंगल की बात नहीं है, राइट अगेंस्ट को शेयरर है, राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट को शेयरर। यानी अगर हम सिक्योरिटी के रूप में लिए हैं तो हमारे के बाद या हमारे समय जिन जिन लोगों ने गारंटी लिया था उनका भी हिस्सेदारी होगी, और अगर उसमें से एक व्यक्ति भी रिलीज होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके 2 व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेंगे। पहला सिक्योरिटी पे पड़ेगा और दूसरा क्रेडिटर पे पड़ेगा, कि क्रेडिटर के लिए जो क्रेडिटर को गारंटी दी गई थी उनके द्वारा, उनके पार्ट के द्वारा, उसको शेयरर द्वारा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी उनकी अपनी ग्रुप की यानी को सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा, कि जो उनका हिस्सा था वो कौन पेमेंट करेगा तीनों में, या तीनों बराबर बराबर पेमेंट करेंगे। तो 2 रिलीज से 2 प्रभाव पड़ते हैं और उसके अंतर्गत हम इसको डिस्कस करते हैं। ये सेक्शन 138 के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है सेक्शन 146 एंड 147। इसके अंतर्गत है राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक, पहला हमने बताया कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे होगा। दूसरा जो हमने बताया राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन की, यानी अगर एक सिक्योरिटी, उसमें से 5 लोगों में से एक सिक्योरिटी रिलीज होता है तो जो 4 का होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा। यानी 5 का कंट्रीब्यूशन बना दिया जाएगा कि अगर 1000 रुपया लेनदारी है तो 250 नहीं 200 5 जगह कर दिया गया। अब जो 200 जगह वो सब में क्या हो जाएगा, तो लोगों में बंट जाएगा। यानी 50 25 नहीं 50 सॉरी 50 सबको दे दिया। ठीक है, यानी एक सिक्योरिटी रिलीज होता है और 5 ने 1000 की गारंटी लिया है, 5 लोग मिलकर 1000 की गारंटी लिए हैं और 5 में से अगर एक रिलीज हो जाता है तो राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये होगा कि जो रिलीज होगा वो अपना हिस्सा क्या करेगा, देगा। कितना, 200 रुपया या उसका हिस्सा, और वो दे के जाएगा। और फिर वो 4 क्या करेंगे, उसमें 50 रुपया अपने अपने हिस्से में डाल लेंगे, ले लेंगे, और वो फिर मिला के उनको 1000 रुपया 4 मिला के दे देंगे। ठीक है, यानी 250 करके इस तरह से दे देंगे तो उनका 1000 रुपया सिक्योरिटी का पूरा हो जाएगा। ये है लायबिलिटी। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई डिफरेंसेज आते हैं, सब में कोई उसमें आता है तो क्या होगा, इक्वली पे होगा। अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट में कोई इक्वल पेमेंट में अगर कोई डिफरेंसेज आते हैं, अंतर आता है, तो वो सबके पे भारित होगा। अगर मान लीजिए कोई नुकसान हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, मान लीजिए 1000 लिए थे, वो कह रहा है नहीं 1200 रुपये चाहिए, 7.5 मतलब 1500 रुपये चाहिए, तो 1000 का 1500 जब हो जाएगा, इतना हमने दिया है, या इनकेस पहले तो जितना कहा गया उतना ही, लेकिन इनकेस अगर मान लीजिए बढ़ जाता है तो उस केस में माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आप जो है इतना पेमेंट दिए हैं, 1000 रुपया के जगह पर 1200 रुपया आपको देना है, तो जो 200 का डिफरेंसेज है वो सबकी लायबिलिटी होगी।
जितने भी श्योरिटी हैं सबकी लायबिलिटी होगी कि वो पेमेंट करेगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, अगर पेमेंट नॉन पेमेंट जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो पेमेंट नहीं करता है, अगर श्योरिटी को करना होता है तब ये सिस्टम आएगा। ये सेक्शन 47 में दिया गया है कि इक्वली अगर इन केस ऑफ एक्सीडेड or in case of another liability which has been arises at that time, it is required to paid by the co-sharers, co-sureties, ठीक है, equally, और every surety will be bound to perform their part, सारे surety अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए बाउंड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ, कंप्लीट हो गया राइट ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट, राइट ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट तीनों के, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेप्टर एंड को श्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। कहीं भी जाएंगे एक क्वेश्चन ये आपको 60 में भी मिल जाता है, ये पूछ लेता है राइट ऑफ श्योरिटी को श्योरिटीज, व्हाट इज राइट ऑफ को श्योरिटीज, या पूछ लिया व्हाट इज राइट ऑफ क्रेडिटर, या पूछ लिया व्हाट इज राइट ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, व्हाट इज राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, व्हाट इज राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटीज। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें छोटे छोटे भी पूछ सकता है, बड़ा भी पूछ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन विच हैज बीन गिवन इन द प्रोविजन ऑफ द बेयर एक्ट, it may be correlated to each other and don't get forget to confuse on that type, क्योंकि सेक्शन बहुत अलग अलग हैं और कौन सा सेक्शन कहाँ लगेगा उसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने पहले ही सेक्शन पर ही डिस्कस कर दिया, लिखवा दिया कि उसको कहीं कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, और हम लोग का जो कल का टॉपिक होगा वो होगा बेलमेंट का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया पढ़ने के लिए, अच्छा लगा, थोड़ा सा हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। चलिए, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सुने। प्रयास हम लोग भी करते हैं कि जितना बेस्ट हो सके आप लोगों को दिया जाए, और आप लोग यही प्रयास करिए कि इसको मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों से वो करिए, और ये बताइए, बाय नेम बताइए कि रविनाथ तिवारी सर पढ़ाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ। अगर आपको कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है पर्सनली, बाय द थ्रू एडमिन के थ्रू आके हमसे डिस्कस कर सकता है। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन के लगता है, क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, तो आप हमको दिखा सकते हैं। जो ग्रुप है जो अब तो डिलीट हो गया है, जो भी माध्यम बनाए गए होंगे कंसर्ट के लिए, आप उस माध्यम से हमारे पास आ सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रयास हमारा है, मेहनत आपकी, सफलता भगवान की। धन्यवाद।